बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के लेक्चर में हम हैगल की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे बात करेंगे। हैगल एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र है और इसकी हेगेलियन डायलेक्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं। तो आज का लेक्चर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको तवज्जो से देखें और ख़ास तौर पर इसका हेगेलियन डायलेक्ट वाला पोर्शन जो है उस पर आपने फोकस करना है। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। फ्रेडरिक हैगल ने कहा, टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज द फर्स्ट फॉर्मल कंडीशन ऑफ अचीविंग एनीथिंग ग्रेट। कि अगर आपने कोई बड़ी चीज जिंदगी में हासिल करनी है तो उसके लिए फिर आप पब्लिक ओपिनियन से इंडिपेंडेंट हो जाएं। ये ना देखें कि लोग क्या कहते हैं, आप अपने मिशन पे लगे रहें तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। विद दिस कोट फ्रॉम हैगल, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। फ्रेडरिक हैगल 18वीं और 19वीं सेंचुरी का फिलोसफर है और 1770 से लेके 1830 तक इसका लाइफ स्पैन है। और अर्ली लाइफ में ये वाज जर्मन फिलोसोफर। एंड पॉलिटिकल थॉट्स इसकी तीन हैं, जो आप को अक्सर पेपर में यही तीनों के बारे में आता है। हैगल्स डायलेक्ट है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर हैगल का कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, वो हम देखेंगे। और हैगल का आइडियलिज्म जो है उस पर हम बात करेंगे। He became a private tutor in Bern, Switzerland, and then in Frankfurt. In 1801, he went to University of Jena, where he studied and became a lecturer. He remained in Jena until 1806, when the city was taken by French. यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में जब ये लेक्चरर था तो इसने अपना ज्यादा फिलोसफिकल काम जो है, फिलोसफिकल काम, ये इस यूनिवर्सिटी के स्टे के दौरान किया है। Most of his philosophical work was at Jena. Later, he became professor in philosophy at University of Heidelberg and then University of Berlin. तो बड़ा लिटरेरी आदमी था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और उस अरसे में ही इसने अपनी सारी पॉलिटिकल थॉट्स डेवलप की। तो तीन इसकी जो पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं उनमें हेगेलियन डायलेक्ट, और उसके बाद हैगल्स कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी, एंड देन हैगल्स इंडिविजुअलिज्म। इस पे हम तीनों पे आज के इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हेगेलियन डायलेक्ट। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डायलेक्ट। डायलेक्ट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन रीच टू द ट्रूथ। के सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो हम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं उसको डायलेक्ट कहते हैं। या किसी चीज की सच्चाई को जानने के लिए, या किसी चीज के ट्रूथ को जानने के लिए, या किसी चीज की फैक्चुअल पोजीशन को जानने के लिए जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट। तो हैगल ने एक ये प्रोसेस बताया था जिसको फिर हेगेलियन डायलेक्ट के नाम से याद किया जाता है। हैगल स्ट्रेसेस ऑन टू टर्म्स। अपने इस डायलेक्ट में वो दो चीजों के ऊपर फोकस करता है। नंबर वन इज रीजन, अकल, दानिश या शऊर, एंड देन सेकंड इज द रियलिटी, हकीकत। कि हकायक क्या है, हकीकत क्या है, रीजन क्या है और हकीकत क्या है, और इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। रीजन इज ऑफ इंपॉर्टेंस। हैगल कहता है कि रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन इज आइडिया, यही एक ख्याल है। रीजन के जरिए ही ख्याल किसी इंसानी जहन के अंदर आता है। रीजन इज टू काज आइडिया एंड वाइस वर्सा। शऊर जो है वो ये आइडिया लेके आता है। जिनके पास शऊर है उनके जहन में ही कोई ख्याल आ सकता है, एंड वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा है कि जिन के जहनों में ख्याल आता है उनके अंदर ही रीजन होता है, या जिनके अंदर रीजन हो उनको ही ये आइडिया आता है या ख्याल आता है। जब हम आइडिया की बात करते हैं तो हैगल के नजदीक जो आइडिया है वो हमारे अपने, जो हम आम तौर पर अपनी जिंदगी में लफ्ज आइडिया इस्तेमाल करते हैं, उससे मुख्तलिफ है। आइडिया जो हैगल कहता है वो किसी नई सोच को कहता है। रीजन एंड आइडिया पास थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन ह्यूमन माइंड। तो जब भी किसी ह्यूमन माइंड के अंदर कोई आइडिया आता है, कोई ख्याल आता है, कोई सोच आती है, तो या कोई उसके अंदर शऊरी चीज आती है, शऊर बेदार होता है उसके अंदर, जिसको हम रीजन बोलते हैं, तो वो एक प्रोसेस में से गुजरता है। ह्यूमन माइंड की एवोल्यूशन होती है, ऐसे ह्यूमन माइंड की एवोल्यूशन होती है, ह्यूमन माइंड इवॉल्व होता है।
तो हैगल के मुताबिक इंसानी जहन की एवोल्यूशन का दारोमदार रीजन के ऊपर है या आइडिया के ऊपर है। और हैगल कहता है कि हर जहन के अंदर, हर माइंड के अंदर ये आइडिया नहीं आ सकता, हर माइंड के अंदर रीजन नहीं है। ये कुछ सिलेक्टेड माइंड्स हैं जिनके अंदर ये आइडिया आता है या जिनके अंदर ये रीजन आता है। ये हर किसी जहन में नहीं आ सकता। अछूता ख्याल, नया ख्याल किसी आम जहन के अंदर जन्म नहीं ले सकता। ये चंद जहन हैं जिनके अंदर ये आइडियाज जन्म लेते हैं। हैगल सेज दैट इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ये खुद ब खुद हो जाता है, जैसे मशीन खुद ब खुद चलती है और चलती रहती है। तो एक बार इग्नाइट हो गई तो उसने चलते रहना है। इसी तरह ह्यूमन माइंड है, वो एक बार इग्नाइट हो गया तो उसने फिर चलते रहना है और उसके अंदर ये प्रोसेस जो है वो जारी हो जाना है और फिर उस वक्त तक नहीं रुकना जब तक वो किसी अल्टीमेट मंजिल या किसी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। हैगल सेज दैट इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। इफ देयर इज अ रीजन, एन आइडिया डेवलप्स इन ह्यूमन माइंड। अगर वहां शऊर मौजूद है, जहन के अंदर शऊर है, तो वहां ख्याल जरूर आएगा, आइडिया जरूर आएगा। अ नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट्स इन ह्यूमन माइंड टू फाइंड आउट एन एंड पॉइंट। जब कोई ख्याल जहन के अंदर आता है, जब कोई आइडिया जहन के अंदर आता है, या जब भी कोई रीजन ह्यूमन माइंड के अंदर स्ट्राइक करता है, शऊर आता है, तो वो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस थिंकिंग का शुरू हो जाता है। और थिंकिंग का ये प्रोसेस जो है ये उस वक्त तक जारी रहता है जब तक ये अपने एंड पॉइंट तक ना पहुंच जाए, जब तक ये अपने अल्टीमेट गोल तक ना पहुंच जाए। उस वक्त तक सोचने का ये अमल या नेचुरल प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। ये इग्नाइट होता है एक आइडिया से, ये इग्नाइट होता है एक ख्याल से, ये इग्नाइट होता है एक शऊर से। और फिर जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच जाए, ये प्रोसेस फिर खत्म नहीं होता, रुकता नहीं है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंच के ही ये रुकता है। इन दिस प्रोसेस ह्यूमन आइडियाज आर रेजिस्टेड बाय काउंटर फोर्सेस। जब भी इंसानी जहन के अंदर कोई ख्याल आता है तो उसकी अपोजिंग फोर्सेस भी जहन से ही निकलती हैं। जहन के ही किसी एक गोशे से उसकी मुखालफत भी होती है, उस आइडिया की मुखालफत भी होती है। उसको वो हैगल जो है वो काउंटर फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। जब भी जहन के अंदर कोई आइडिया आएगा या ख्याल आएगा तो उसके रेजिस्टेंस करने वाली फोर्सेस भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी। These counter forces are erased to pace way to reach an end. अगर किसी मंजिल तक पहुंचना है उस ख्याल ने या उस आइडिया ने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है, तो इन रेजिस्टेंस वाली फोर्सेस को फिर इरेज करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, तब जाके आइडिया आगे बढ़ता है। अगर इन रेजिस्टेंस वाली फोर्सेस को खत्म ना करें तो आइडिया आगे नहीं बढ़ सकता और आइडिया फिर इस रेजिस्टेंस के अंदर ही गुम होकर रह जाता है। अगर वो फोर्सेस हावी आ जाएं तो फिर आइडिया गुम हो जाता है, खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। और अगर उन रेजिस्टेंस की फोर्सेस को इरेज कर दिया जाए या ओवर पार कर लिया जाए या उनको शिकस्त दे दी जाए, तो फिर वो आइडिया आगे बढ़ता है, अपनी तरक्की के सफर पे शुरू होता है और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। इसको वो कहता है कि दैट इज एवोल्यूशन प्रोसेस इन द माइंड। ह्यूमन माइंड आर टू पास थ्रू थ्री स्टेजेस टू रीच टू द एंड पॉइंट। वो कहता है कि तीन स्टेजेस आती हैं, इन तीन स्टेजेस में से गुजर के वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। और ये तीन स्टेजेस वो कहता है क्या है। पहली स्टेज है थीसिस, जहां पे वो ख्याल आता है, जो आइडिया आता है। एंड देन इज द एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इज आर दोज राइवल फोर्सेस विच क्रिएट रेजिस्टेंस इन द वे ऑफ द थेसिस। ये उस ख्याल के रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं। इसको वो एंटीथेसिस कहता है। जो बागियाना चीजें हैं और जो उसकी रेजिस्टेंस वाली फोर्सेस हैं, उसको वो एंटीथेसिस कहता है। तो थेसिस को कामयाबी के लिए एंटीथेसिस को डिफीट देनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। और इस डिफीट में से आगे जाके फिर सिंथेसिस होता है। और सिंथेसिस क्या होता है कि थेसिस और एंटीथेसिस मिलके जब इनके दरमियान टकराव होता है तो वो फिर एक दरमियाना रास्ता निकालते हैं और उसको वो फिर सिंथेसिस का प्रोसेस कहता है।
अब ये प्रोसेस मुकम्मल क्या है? ही गिव्स एग्जांपल दैट एन एब्सोल्यूट एंड क्रूअल रूलर इज थेसिस। अगर एक हुक्मरान है और वो हुक्मरान क्रूअल भी है और एब्सोल्यूट भी है, तो ये थेसिस है। अब ये प्रॉब्लम आ गया सामने, अब इस प्रॉब्लम को हल करना है। तो हल करने के लिए फोर्सेस अगेंस्ट हिज एब्सोल्यूट एंड क्रूअल रूल इज एंटीथेसिस। तो उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस वाली फोर्सेस हैं, जो उस क्रूअल हुक्मरान को रेजिस्ट करेंगी, उसको उसने कहा कि ये एंटीथेसिस है। अब इनका जब टकराव होगा, थेसिस का और एंटीथेसिस का, तो इसका एक आउटकम आएगा। वो आउटकम क्या हो सकता है? और पॉसिबली हेगल कहता है कि वो होगा एक कंप्रोमाइज। अ कंप्रोमाइज बिटवीन द टू इज डेमोक्रेसी विच इज सिंथेसिस। तो दोनों के टकराव से फिर एक नई चीज जन्म लेगी, जिसको उसने डेमोक्रेसी का नाम दिया। उस डेमोक्रेसी के अंदर क्रूअल रूलर नहीं रहेगा। उस डेमोक्रेसी के अंदर एब्सोल्यूट फोर्सेस जो हैं, एंटी रूलर, वो भी नहीं रहेंगी। तो एक नई चीज जन्म लेगी, जिसको वो डेमोक्रेसी का नाम देता है। तो हर इशू, हर आइडिया जो है, वो जब वकू पजीर होता है, पैदा होता है, तो उसके एंटी फोर्सेस भी साथ ही पैदा होती हैं। उनके टकराव के नतीजे में फिर एक सिंथेसिस होता है, और वो सिंथेसिस आपका प्रॉब्लम या मुसीबत या कोई प्रॉब्लम जो है या इशू है, उसको रिजॉल्व कर देता है। अब हेगल कहता है, अ टाइम विल कम that the democracy will become thesis, hence there is a continuous process। एक मसला था, उसका एंटीथेसिस भी डेवलप हुआ, और उसमें जो उसका सिंथेसिस डेवलप हो गया, तो अब वो इशू खत्म हो गया। लेकिन जब सिंथेसिस डेवलप हुआ, तो कुछ अरसे बाद ये थेसिस, ये जो सिंथेसिस है, ये भी ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम बन जाएगा, और इसके सोल्यूशन के लिए फिर एक और थीसिस आ जाएगा। तो हेगल कहता है कि इसी तरीके से बार बार थीसिस डेवलप होगा, उसका एंटीथेसिस आएगा, और सिंथेसिस आएगा, और सिंथेसिस फिर आगे जाके दोबारा थीसिस बन जाएगा, और थीसिस का एक एंटीथेसिस आएगा, और उसका फिर सिंथेसिस बनेगा। ये जब से दुनिया शुरू हुई है, ये प्रोसेस इसी तरीके से जारी है। एक इशू आता है, उसका थीसिस बनता है, उसका एंटीथेसिस डेवलप होता है, फिर सिंथेसिस आता है। तो दुनिया इसी तरह एवोल्यूशन प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ रही है, और अभी तक बढ़ रही है। जब तक दुनिया अल्टीमेट ट्रूथ तक नहीं पहुंच जाएगी, ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा। ये थेसिस बनते रहेंगे, उसके एंटीथेसिस आते रहेंगे, और उसके सिंथेसिस होते रहेंगे, और दुनिया इसी तरह प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन से आगे बढ़ती रहेगी, और माइंड भी इसी तरीके से एवोल्यूशन के प्रोसेस में से गुजरते रहेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को हेगेलियन डायलेक्ट कहते हैं। Truth is reached by a continuous dialect in which concept always gives rise to its opposite, and the interaction between these two lead to the creation of a new concept, जिसको वो synthesis कहता है। तो वो कहता है कि ये प्रोसेस जारी है, और ये प्रोसेस इसी तरीके से जारी रहना है, और इसी के जारी रहने से दुनिया में प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो है वो चल रहा है। हैगल यूज दिस डायलेक्ट मेथड टू एक्सप्लेन हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज। वो इस अपनी इस फिलॉसफी से उसने इंसानी तारीख जितनी भी है सारी, उसकी वजाहत की है, और उसके अंदर जो एवोल्यूशन हुआ है, तो उसका भी आइडिया उसने इसी से दिया है। अब इसकी जो हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन है हेगल की, इसको बहुत से दूसरे फिलोसोफर्स ने बाद में तनकीद का निशाना बनाया है, जिनमें से एक कार्ल मार्क्स भी है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि इसने जो हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन की है, उसमें क्लास स्ट्रगल जो है उसने उसका तज़किरा नहीं किया। तो हिस्ट्री भरी पड़ी है क्लास स्ट्रगल से। तो ये, लेकिन जो हेगल का डायलेक्ट है, वो यही है कि जो प्रोसेस हिस्ट्री का है एवोल्यूशन का, वो इसी तरीके से हुआ है कि एक थेसिस डेवलप हुआ है, उसका एंटीथेसिस डेवलप हुआ है, और उसके बाद फिर मिलके उसका सिंथेसिस बना है। The dialect method involves the idea that movement or process or progress is the result of conflict of opposites। तो कोर इशू इसमें जो डिस्कस किया हुआ है उसने, वो यही है कि जो प्रोग्रेस है, वो आइडिया और उसके बाद पैदा होने वाली ऑपोजिट की कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें से वो प्रोग्रेस और मूवमेंट और जो प्रोसेस है उसमें से निकलती है।
Hegel thought that absolute spirit develops in this dialectical fashions towards an ultimate end or goal. तो वो कहता है कि इस प्रोसेस के जरिए ही हम रियलिटी तक पहुंच सकते हैं, हम हकीकत तक पहुंच सकते हैं। और ये दर पर्दा तय दर तय चीजें हैं जिनको हमें अनफोल्ड करना पड़ेगा। लेकिन जब ये प्रोसेस चल रहा है तो अल्टीमेट इस प्रोसेस ने रुकना उस वक्त है जाके जब तक हम अल्टीमेट ट्रूथ पर या हम रियलिटी तक पहुंच जाएंगे। उस वक्त तक ये ह्यूमन माइंड के अंदर एवोल्यूशन और आइडियाज आते रहेंगे और उसका अपोजिट भी आता रहेगा और उसका सिंथेसिस भी होता रहेगा। Hegel proves that idea is reality and reality is impossible without reason. उसका कहना यह है कि जो आइडिया है किसी भी जहन के अंदर आता है वो रियलिटी है, वो हकीकत पे बेस करता है और रियलिटी विदाउट रीजन नहीं हो सकती। इफ रीजन इज स्ट्रॉन्ग द आइडिया विल बी अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग। तो जहां पे रीजन स्ट्रांग होगा, शऊर पुख्ता होगा, वहां पे जो आइडिया आएगा वो भी स्ट्रांग होगा। और जहां शऊर पुख्ता नहीं है वहां पे स्ट्रांग आइडिया नहीं आ सकता। तो इसलिए हैगल ये कहता है कि हर जहन के अंदर आइडिया नहीं आ सकता, ये उन्हीं जहन के अंदर आता है जिन के अंदर जो रीजन है, जिनके अंदर शऊर है, जिनके अंदर बेदारी है, उनके अंदर ही आता है। ये हर जहन के अंदर नहीं आ सकता। अब हैगल जो है वो लिबर्टी के बारे में और फ्रीडम के बारे में भी लिखता है। हैगल एडवोकेट्स ह्यूमन लिबर्टी, वो ह्यूमन लिबर्टी का बहुत बड़ा हामी है। ही डिफाइंस ह्यूमन फ्रीडम एज फ्रीडम इज द डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ मैन, के आज़ादी इंसान का एक लाजमी जुज है, वो उसकी लाजमी क्वालिटी है। अगर वो इंसानियत के दायरे के अंदर है तो वो अपनी फ्रीडम के लिए लाजमी जद्दोजहद करेगा। टू रिनाउंस वंस फ्रीडम इज टू रिनाउंस वंस ह्यूमैनिटी। अगर कोई शख्स अपनी आज़ादी से लाताल्लुकी का इजहार करता है या अपनी आज़ादी के लिए और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल नहीं करता या उसके लिए कोशिश नहीं करता या उसके लिए ट्राई नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि उसने ह्यूमैनिटी को रिनाउंस कर दिया है। उसने ये तस्लीम कर लिया है कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो वो लाजमी तौर पर अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करेगा, अपनी फ्रीडम के लिए कोशिश करेगा, अपनी फ्रीडम के लिए अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाकर अपनी आज़ादी की बात करेगा। जो नहीं करता, जो उसने रिनाउंस कर दिया है फ्रीडम, इसका मतलब यह है अकॉर्डिंग टू दी हैगल कि वो इंसानियत के दायरे में नहीं रहा, वो इंसान नहीं है। फिर नॉट टू बी फ्री इज therefore a renunciation of one's human rights and even one's duties। कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं आजाद नहीं हूं या मैं आजाद होना नहीं चाहता या मैं अपनी फ्रीडम नहीं लेना चाहता, तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने तमाम ह्यूमन राइट्स जो है वो फोरगो कर दिए हैं, यहां तक कि उसने अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज भी फोरगो कर दी है। तो इस ऐसे शख्स को जो अपने ह्यूमन राइट्स को फोरगो कर दे, जो अपनी ड्यूटीज को फोरगो कर दे, हैगल उसको इंसानियत के दायरे में शुमार नहीं करता। कहते हैं वो इंसानियत के दायरे में है ही नहीं, उसको इंसान भी नहीं कहा जा सकता। अगर वो इंसान है तो लाजमी तौर पर वो अपनी ह्यूमन राइट्स की बात भी करेगा, उसकी प्रोटेक्शन की बात भी करेगा, उसकी फ्रीडम की बात भी करेगा और वो अपनी राइट्स भी मांगेगा, अपनी ड्यूटीज भी पूरी करेगा। हेगल कहता है कि लिबर्टी इज अ नेचुरल राइट। लिबर्टी हर शख्स का नेचुरल राइट है। लिबर्टी इज अ नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। annexation or denial of human liberty is to deny humanity। अगर कोई शख्स ये इनकार करता है किसी की लिबर्टी का या डिनाई करता है या उसकी लिबर्टी को एनेक्स करता है, तो इसका मतलब यह है कि उस शख्स ने इंसानियत से इनकार कर दिया है, उसने इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को डिनाई कर दिया है। तो हैगल ह्यूमन राइट्स को इस हद तक जोड़ता है इंडिविजुअल के साथ कि अगर उसके राइट्स को इनकार किया जाए, डिनाई किया जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपने इंसानियत का इनकार कर दिया है, आपने इंसानियत को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको डिनाई कर दिया। टू बी अ स्लेव इज नाइदर अ राइट ऑफ एनीवन नॉर वन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ स्लेव। स्लेव होना ना राइट है किसी का कि वो कहे मैं फलां का गुलाम हूं, और ना ही किसी को मजबूर किया जा सकता है कि वो गुलाम बन के रहे। स्टेट इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड लिबर्टीज।
तो अब ये जो ह्यूमन राइट्स हैं या लिबर्टीज हैं, हैगल कहता है कि ये स्टेट ने प्रोटेक्ट करनी है। स्टेट ने प्रोटेक्ट करनी है कि कोई शख्स भी किसी दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज ना करे, किसी दूसरे की लिबर्टीज को इन्फ्रिंज ना करे। तो ये जुम्मा जो है, ये हैगल के नज़दीक ये स्टेट का है कि स्टेट्स अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। हैगल कहता है कि इंसानी तारीख इस चीज़ से भरी पड़ी है कि लोगों ने अपनी लिबर्टी के लिए स्ट्रगल की है, लोगों ने अपनी लिबर्टी के लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, लोगों ने अपनी लिबर्टी के लिए जंगें लड़ी हैं, लोगों ने कोशिश की है, तब उनको ये लिबर्टीज मिली है। ह्यूमन हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल फॉर इंश्योरिंग ह्यूमन लिबर्टी। तो तारीख भरी पड़ी है इस बात से कि लोगों ने अपनी ह्यूमन लिबर्टीज के लिए कोशिश की है, जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, तब जाके उनको ये लिबर्टीज मिली है। और ये मुफ्त में नहीं मिली उनको, घर बैठे हुए नहीं मिली, उन्होंने इसके लिए कोशिश की है, स्ट्रगल की है, और उन्होंने तब जाके ये लिबर्टीज हासिल की है। द स्ट्रगल विल रिमेन फॉर एवर, और ये स्ट्रगल सारी उम्र तक जारी रहेगी। लोग अपनी लिबर्टीज के लिए स्ट्रगल करेंगे, जंगें लड़ेंगे, तब जाके उनको ये लिबर्टीज मिलेंगी। और जिन सोसाइटीज में लोग अपनी लिबर्टीज के लिए स्ट्रगल नहीं करते, उनकी लिबर्टीज कर्टेल हो जाती है। समटाइम्स इट बिकम्स अ स्ट्रगल फॉर पर्सनल लिबर्टी, while sometimes for collective liberty। तो बाज दफा ये शख्सी लिबर्टी की जंग बन जाती है, और बाज दफा ये इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम की लिबर्टी की जंग बन जाती है। बहरहाल हैगल के नज़दीक ये है कि लिबर्टी के लिए या लिबर्टी और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। बाज दफा पर्सनल स्ट्रगल करनी पड़ती है, और बाज दफा कलेक्टिव स्ट्रगल करनी पड़ती है सोसाइटीज को, तब जाके उनको ये लिबर्टीज मिलती हैं। Hegel says that in Oriental societies there are struggle for spiritual liberty, but the national liberty is the most significant। तो यहाँ पे वो कहता है कि पुराने वक्तों में जो पुरानी सोसाइटीज थी, उसमें लोग जो है वो स्पिरिचुअल लिबर्टी की बात कर रहे थे, या स्पिरिचुअल लिबर्टी के लिए स्ट्रगल किया करते थे। लेकिन वो कहता है कि आज के दौर में नेशनल लिबर्टी जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, कि आपके मजमूई तौर पर जो कौम के हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए। जो इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई अपनी लिबर्टी की कोशिश कर रहा है तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो नेशनल लेवल पे लिबर्टी होनी चाहिए वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। लिबर्टी इज रिलेटेड टू स्टेट। Hegel says that state is a mean of actualization of freedom, and an individual gets all his moral and spiritual realization in the state। तो स्टेट को बनाने का मकसद ही ये है कि हर शहरी, हर सिटीजन ऑफ स्टेट का वो सेल्फ एक्चुअलाइज करे, वो अपनी सलाहियतों को उजागर करे, और उन सलाहियतों को बरूए कार लाकर वो अपनी और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। तो उसके नज़दीक, हैगल के नज़दीक, जो एक्चुअलाइजेशन है उसके लिए स्टेट एक मीन्स के तौर पे काम करती है। स्टेट ऐसे ज़राए पैदा करती है जिसमें इंडिविजुअल अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं और सेल्फ एक्चुअलाइज करें, और उसमें मॉरल और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन किसी भी शख्स की जो है वो इस वजह से होती है कि स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है। स्टेट एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसमें लोग सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके। पीपल हैव बीन क्रिएटेड टू ओबे, द ओबीडियंस मे बी ऑफ द स्टेट और सॉवरेन। तो लोग और दूसरों स्टेट का आपस में जो रिलेशनशिप है वो है कि लोगों ने स्टेट को ओबे करना है, स्टेट के लॉज को ओबे करना है। ओबीडियंस मे बी ऑफ द स्टेट और सॉवरियन, ये स्टेट की भी हो सकती है या सॉवरियन की भी हो सकती है। तो ओबीडियंस के बगैर वो कहता है कि अफराद जब तक स्टेट की ओबीडियंस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये स्टेट से फायदे नहीं उठा सकेंगे, वो जो उन्होंने बेनिफिट्स लेने हैं स्टेट से वो नहीं मिलेंगे जब तक वो स्टेट को ओबीडियंस नहीं देंगे। तो पहली कंडीशन जो हैगल रखता है अफराद के लिए वो ये है कि वो स्टेट को ओबीडियंस दे। इफ ही इज ओबीडियंट, इन रिवर्स ही विल गेट सम राइट्स। अगर लोग ओबीडियंस देते हैं स्टेट को तो उसके बदले में स्टेट क्या करेगी? स्टेट उनको उनके राइट्स देगी।
इफ दीज राइट्स आर अवेलेबल इजीली, इट इज लिबर्टी। तो लोग ओबीडियंस देते हैं और उसके मुकाबले में स्टेट उनको राइट्स देती है, और अगर ये राइट्स आसानी से लोगों को मिल रहे हैं तो उसको हैगल कहता है कि ये लिबर्टी है। अगर लोगों को वो राइट्स आसानी से नहीं मिल रहे तो फिर वो कहता है कि ये लिबर्टी नहीं है। एन इंडिविजुअल कैन एंजॉय राइट्स एंड लिबर्टी ओनली इफ ही इज सिटीजन ऑफ स्टेट। और ये राइट्स जो लोगों को अवेलेबल होते हैं, ये हर किसी को अवेलेबल नहीं होते। ये सिर्फ जो उस स्टेट के सिटीजन्स होते हैं, ये राइट्स उनको अवेलेबल होते हैं। अगर कोई सिटीजन नहीं है तो उसको ये राइट्स अवेलेबल नहीं हो सकते। नॉट ओनली सिटीजन ऑफ द स्टेट बट टू ओबे द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स। तो जो सिटीजन हैं उनके जुम्मे ये है कि वो अपनी स्टेट के, ना सिर्फ ये है कि स्टेट को वो ओबीडियंस दें, बल्कि जो स्टेट्स की तरफ से लॉ बनाए गए हैं, जो स्टेट्स की तरफ से असूल बनाए गए हैं, उन पे भी कारआमद हो, तो तब उनको जाके वो लिबर्टीज मिलेगी। Hegel says that people themselves made them bound to certain principles and established society and state. Hegel कहता है कि लोगों ने खुद ये सिविल सोसाइटी क्रिएट की है, उन्होंने खुद एस्टेब्लिश की है सोसाइटी, लोगों ने खुद स्टेट्स एस्टेब्लिश की हैं, इसलिए उन पे लाजम है कि वो स्टेट्स की तरफ से मुकर्रर किए हुए तमाम लॉज की पाबंदी करें, तमाम असूलों की पाबंदी करें। दीज राइट्स आर टू बी प्रोटेक्टेड बाई स्टेट्स। तो तब जाके स्टेट्स उनके राइट प्रोटेक्ट करेगी। अगर वो ओबीडियंस नहीं दे रहे, स्टेट को डिसोबीडियंट हो जाते हैं, तो फिर उनका कोई राइट नहीं है, फिर स्टेट उनको कोई राइट नहीं देगी। राइट उसी सूरत में देगी जब वो स्टेट्स की ओबीडियंस करे और वो स्टेट की तरफ से बनाए गए हुए लॉज को फॉलो करे। इफ दीज आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, देयर लिबर्टी एंड इवन लाइफ इज अनसिक्योर्ड। अगर ये लॉज प्रोटेक्ट नहीं होते, जो राइट्स बनाए गए हैं वो अगर प्रोटेक्ट नहीं होते, तो फिर लिबर्टी जो है वो भी उनको नहीं मिलेगी और उनकी लाइफ जो है वो अनसिक्योर्ड रह जाएगी। तो सिक्योरिटी का एक ही जरिया है कि जितने भी लॉज बनाए गए हैं, लोग उन लॉज की पाबंदी करें तो वो सिक्योर हो जाएंगे। अगर उनको वायलेट करेंगे तो अल्टीमेटली लूजर वो खुद ही होंगे कि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। हैगल कहता है कि मुल्की कवानीन जो बन गए हैं उनको ओबे करना हर सिटीजन का काम है। अगर वो अपने मुल्क से बाहर भी कहीं चले गए हैं, वो अब्रॉड में भी हैं, तब भी अपने मुल्क के लॉ जो हैं उनको रिस्पेक्ट करें और उनको ओबे करें। रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लॉज एंड प्रिंसिपल्स इज अ सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट अब्रॉड। तो बाहर आपकी इज्जत इसी वक्त उसी वजह से होती है अगर आप मुल्क के अंदर रहते हुए अपने मुल्क के कवानीन को फॉलो करें, और जब मुल्क से बाहर जाएं तब भी वो कवानीन आपके लिए मुकद्दम हो, उनकी रिस्पेक्ट हर हाल में आप हो और आप उनमें से किसी लॉ को या किसी रूल को या किसी प्रिंसिपल को वायलेट ना करें। Human conscience is to ask for human liberty. His philosophy is that liberty lies in the heart of man and women, and state is to realize that. कि ये आज़ादी जो है या लिबर्टी जो है, ये इंसान के जहन में और दिमाग में और दिल के अंदर होती है, स्टेट सिर्फ इसको रियलाइज करती है। His concept of liberty or human freedom is an indirect check on the state despotism. He shows his respect for individual, but in reverse, he says liberty is realized by the state. He establishes strong bondage between state and the liberty. तो ये हैगल का जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, ये जुड़ा हुआ है स्टेट के साथ कि ओबीडियंस स्टेट को दे और स्टेट उसके बदले में लोगों को लिबर्टी देगी, और जो लोग रूल्स को फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, उन्हीं को लिबर्टी मिलेगी। जो इसको वायलेट करेंगे वो अपना हक खो बैठते हैं कि उनको ये लिबर्टी दी जाए। अब इसके बाद हेगेलियन इंडिविजुअलिज्म है कि ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल क्रिएचर, हिज सेल्फ मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो हेगल कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे ऑनरेबल क्रिएशन है, ये सबसे ऑनरेबल है। बाकी जितनी भी क्रिएशन हैं उन सब में से ऑनरेबल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। ग्रैंडनेस ऑफ फैमिली इज एसेंशियल फॉर स्टेट। स्टेट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग मॉर्टेलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो स्टेट, जैसे हमने पहले बहुत से इसको फिलोसफर्स को पढ़ा है, तो वो भी कहते हैं कि स्टेट जो है
वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्टेट के बगैर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो सकती। और स्टेट जो है एक मदर इंस्टीट्यूशन है जहाँ से बाकी इंस्टीट्यूशंस निकलते हैं। तो स्टेट ही बेसिकली इंसान की तरक्की के अंदर वो तमाम किरदार अदा करती है जिसके ज़रिए लोग सेल्फ एक्चुअलाइज करते हैं। तो स्टेट बहुत नेसेसरी है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। State is like body and it becomes young after an evolutionary process. स्टेट एक बॉडी की मानद है, और जब भी इसमें एवोल्यूशन होती है तो ये दोबारा से नए सिरे से यंग बन जाती है। स्टेट इज अ बॉडी वाइल ह्यूमन फैमिलीज एंड सोसाइटीज आर इट्स ऑर्गन्स। स्टेट की मिसाल एक जिस्म की तरह है, और जितने इंसान इसके अंदर और फैमिलीज इसके अंदर रहते हैं और सोसाइटीज इसके अंदर है, वो इसके ऑर्गन्स की तरह है। इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड सोसाइटीज आर रिस्पेक्टेड ओनली इफ दे रिमेन अटैच्ड टू बॉडी। तो जब तक हम स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं उस वक्त तक इन सब की इज्जत है, इन सब की रिस्पेक्ट है। और जो स्टेट से कट जाएगा उसकी रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगी, उसकी लिबर्टीज भी खत्म हो जाएंगी, उसके राइट्स भी खत्म हो जाएंगे। तो स्टेट से जब तक बंदा जुड़ा हुआ है उस वक्त तक वो तमाम जो है वो डेवलपमेंट के जो मराहल है तय करता रहता है। जब वो स्टेट से कट जाता है तो उसकी अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की और अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। इफ एन ऑर्गन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बॉडी, द ऑर्गन विल बिकम वैल्यूलेस एंड पैरालाइज्ड। अगर जिस्म में से एक उज़व जो है वो अलहदा कर दिया जाए तो वो जिस्म जो है वो खत्म हो जाएगा, ऑर्गन खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसको आइसोलेट करेंगे वो ऑर्गन खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे ऑर्गन वैल्यूलेस हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। ऑर्गन की वैल्यू उसी वक्त तक होती है जब तक वो जिस्म से जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो जिस्म से अलग होगा उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसी तरह जो लोग स्टेट से जुड़े हुए हैं उनकी वैल्यू है, जो लोग स्टेट से अलहदा हो जाते हैं वो वैल्यूलेस हो जाते हैं। द बॉडी विल बिकम एम्ब्रियोनिक, लेकिन वो जिस्म भी नाकारा हो जाएगा। जिससे आप एक उसका ऑर्गन निकाल लेंगे, वो जिस्म अपनी फुल कैपेसिटी के मुताबिक काम नहीं कर सकेगा। सेपरेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म इज टू यील्ड डबल डिसएडवांटेज। इससे दोहरा नुकसान होता है। एक, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गन, कि वो ऑर्गन तबाह हो जाता है जो जिस्म से अलहदा हो, और दूसरा वो बॉडी इनकम्प्लीट हो जाती है जिससे ऑर्गन अलहदा कर दिया गया हो। A health state is where there are very close ties between the state and individual। कि एक सेहतमंद रुझान वो है जहां पे जो लोग हैं वो और जो इंडिविजुअल हैं और स्टेट आपस में एक दूसरे के इतना क्लोज हो जिस तरह ऑर्गन बॉडी के साथ जुड़ा होता है। जिन मुआशरों में ऐसी सूरत हाल है कि इंडिविजुअल और स्टेट आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं जिस तरीके से ऑर्गन बॉडी के साथ जुड़ा होता है, वो मुआशरे हेल्दी मुआशरे होते हैं, वो स्टेट्स हेल्दी होती हैं, और वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होती है, लोगों की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ज्यादा होती है, लोगों को ह्यूमन राइट्स ज्यादा मिलते हैं। और जहां ये बॉन्ड कमजोर हो जाए वहां पे लोगों की लिबर्टीज भी कर्टेल हो जाती हैं, उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी रुक जाती है और बाकी चीजें भी रुक जाती हैं। हेगल के नज़दीक स्टेट इज सुप्रीम। स्टेट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑनर। इंडिविजुअल्स आउट ऑफ स्टेट कैन नेवर रिमेन सिविलाइज्ड। जैसा कि पिछली स्लाइड पे हमने एग्जांपल भी दी है कि स्टेट ऐसे ही है जैसे एक बॉडी और उसके ऑर्गन हैं, और जो ऑर्गन बॉडी से अलहदा हो जाए तो वो अपनी वक़्त खो देता है। इसी तरह हेगल कहता है कि स्टेट जो है ये किसी भी ह्यूमन के लिए ये सोर्स ऑफ डिग्निटी है और ऑनर है, और अगर वो स्टेट से कट जाए इंडिविजुअल तो वो फिर ना सिविलाइज्ड रह सकता है, ना वो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकता है, ना उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है। तो स्टेट जो है वो इसलिए भी सुप्रीम है कि ये ह्यूमन बीइंग्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने आप को एक्सेल करे। इंडिविजुअल इज टोटली सबॉर्डिनेट टू द स्टेट। तो यहाँ पे हेगल जो है वो स्टेट को सुप्रीम कहता है और इंडिविजुअल को कहता है कि ही इज सबसर्विएंट टू द स्टेट या ही इज सबॉर्डिनेट टू द स्टेट। इंडिविजुअल हैज नो राइट एंड प्लेस कीपिंग इन व्यू द ग्रैंडनेस ऑफ द स्टेट। और जहां तक स्टेट की ग्रैंडनेस है, उस ग्रैंडनेस के सामने इंडिविजुअल की कोई हैसियत नहीं है, वो नॉन एंटिटी है, और तमाम तर जो है ग्रैंडर वो स्टेट के साथ है और स्टेट सुप्रीम है। Hegel says the state is an end in itself, not a mean.
ये दो फिलोसफीज जो हैं वो इस पे डिस्कस हो रही हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इंडिविजुअलिज्म वाले जो है वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो एक मीन्स है फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू द स्टेट। लेकिन हैगल कहता है कि स्टेट जो है वो एक मीन नहीं है, वो इटसेल्फ एक एंड है, और ह्यूमन बीइंग्स आर देयर टू वर्क फॉर द स्टेट, और वो सेक्रीफाइस करें स्टेट के लिए, और स्टेट जो है वो चूंकि सुप्रीम है इसलिए लोग जो हैं वो इसके सबऑर्डिनेट हैं या इंडिविजुअल्स इसके सबऑर्डिनेट हैं। State is grand institution having a grand objectives. Therefore, individual should offer sacrifices and should express no resistance against the state. अब जो हैगल की फिलॉसफी है वो ये है कि स्टेट जो है वो एक ग्रैंड इंस्टीट्यूशन है और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी ग्रैंड हैं, जबकि इंडिविजुअल जो है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स स्टेट के मुकाबले में उतने ग्रैंड नहीं हैं। इसलिए अगर ज़रूरत पड़े तो इंडिविजुअल ही सेक्रीफाइस करें फॉर द ग्रेंड्योर ऑफ द स्टेट। और उसमें किसी भी सूरत में हैगल इंडिविजुअल को ये राइट नहीं देता कि वो स्टेट के अगेंस्ट किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस दे। लोगों का काम ओबीडियंस है, ओबीडियंस ऑफ द स्टेट, ओबीडियंस ऑफ द स्टेट लॉज, और वो स्टेट सुप्रीम है, स्टेट पावरफुल है, स्टेट एब्सोल्यूट है, और बाकी लोग जो हैं इंडिविजुअल्स वो इसके सबऑर्डिनेट है। स्टेट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द जनरल विल विच इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एथिकल स्पिरिट। हैगल कहता है कि चूंकि स्टेट रिफ्लेक्ट करती है जनरल विल को ऑफ द पीपल, तो इसलिए ये इसका जो मुकद्दम होना ये वाज़ेह है, और ये हाईएस्ट एक्सप्रेशन है इस चीज़ का कि स्टेट सुप्रीम। ओबीडियंस टू द जनरल विल इज द एक्ट ऑफ ए फ्री एंड रैशनल इंडिविजुअल। तो हर इंडिविजुअल का जो फ्री है, रैशनल है, सोच समझ वाला है, अक्ल और शऊर वाला है, तो उसके ज़ुम्मे ये काम है कि वो स्टेट की ओबीडियंस करे, क्योंकि स्टेट जो है वो जनरल विल को रिफ्लेक्ट करती है। हैगल डज नॉट डिस्कार्ड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। हैगल कहता है कि स्टेट सुप्रीम है, स्टेट ग्रैंड है, लेकिन वो इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस को भी डिस्कार्ड नहीं करता। ही एडवोकेट्स ह्यूमन फ्रीडम इन द स्टेट। वो इसकी फ्रीडम को जो है वो एडवोकेट करता है, इंडिविजुअल की फ्रीडम को, उसकी लिबर्टी को, कि स्टेट शुड नॉट इंटरफियर इन हिज लिबर्टी। ही सेज इफ एन इंडिविजुअल इज टू ओबे द स्टेट कमांड हैप्पीली एंड विलिंगली, देन ही हैज द राइट टू हैव लिबर्टी। तो वो महदूद कर देता है लिबर्टी को, कंडीशनल कर देता है कि लिबर्टी उस सूरत में मिलेगी इंडिविजुअल को जब वो स्टेट की तरफ से तमाम कमांड्स को विलिंगली और हैप्पीली फॉलो करेगा, स्टेट्स के तमाम अहकामात को मानेगा, स्टेट्स के तमाम लॉज को मानेगा, स्टेट के तमाम अहकामात को मानेगा, देन ही हैज द राइट टू हैव लिबर्टी। तब उसको वो लिबर्टी मिलेगी। अगर कोई स्टेट के लॉज को वायलेट करता है, स्टेट को रेजिस्ट करता है, स्टेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है, तो ऐसे शख्स को अकॉर्डिंग टू दी हैगल वो उसको कभी भी लिबर्टी नहीं मिलेगी। तो लिबर्टी इंसान की, इंडिविजुअल की मशरूत है फॉर हिज ओबीडियंस टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द स्टेट लॉज। स्टेट एंड आउटकम ऑफ द डिवाइन ऑर्डर। उस वक्त यूरोप के अंदर ये बात बहस बहुत चली हुई थी कि तो एक थ्योरी ऑफ फोर्स थी, तो एक थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑर्डर भी थी कि स्टेट जो है वो डिवाइन ऑर्डर से बनी है, स्टेट्स को डिवाइन ने बनाया है, इसलिए एवरी इंडिविजुअल इज टू ओबे द डिवाइन ऑर्डर। हैगल सेज स्टेट इज एन आउटकम ऑफ द डिवाइन ऑर्डर। तो हैगल भी इसी स्कूल ऑफ थॉट का है कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय द गॉड एंड इट इज अ डिवाइन ऑर्डर। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो हैगल कहता है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो इसलिए ही सेज दैट इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी फोर्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जितनी भी थेरीज हैं स्टेट की फॉर्मेशन की, जिसमें फोर्स थेरी है, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी है, और उसी में एक डिवाइन थेरी भी है, तो हैगल जो है वो डिवाइन थेरी को मानता है, और बाकी जितनी भी थेरीज हैं स्टेट की फॉर्मेशन की
वो उसको निगेट करता है। वो कहता है कि ये फोर्स थ्योरी की वजह से नहीं बनी या ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं बनी, ये डिवाइन ने बनाई है। एज इट इज द रिजल्ट ऑफ डिवाइन ऑर्डर सो इट इज सुप्रीम एंड पीपल आर बाउंड टू ओबे। वो कहता है चूंकि ये डिवाइन ने बनाई है इसलिए ये सुप्रीम है, कि डिवाइन का किया हुआ काम है और लोगों का काम ये है कि इस डिवाइन ऑर्डर के आगे ओबे करें। ये दे आर बाउंड टू ओबे। वो इसके बारे में, इंसान के बारे में या इंडिविजुअल के बारे में उसको कोई मौका ही नहीं देता। वो कहता है कि ये बाउंड है बाय डिवाइन ऑर्डर कि ये स्टेट को ओबे करें। अकॉर्डिंग टू द हैगल नो वन इज इवन, किसी के बारे में इवन सोचा भी नहीं जा सकता कि वो स्टेट को रेजिस्ट करेगा या स्टेट के खिलाफ जाएगा, बिकॉज इट इज द डिवाइन ऑर्डर एंड एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू ओबे। तो वो इंडिविजुअलिज्म में हैगल जो है वो स्टेट को बहुत ऊपर रेट करता है और इंडिविजुअल को उसका सबऑर्डिनेट मानता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम इसी सिलसिले में अगला लेक्चर करेंगे और वो हमारा लेक्चर कार्ल मार्क्स के ऊपर होगा। उस वक्त तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।